कोई भी केस हम क्रैक करते हैं ना, वो मुश्किल ही होता है। साइबर को क्रैक करना आसान काम नहीं है। आपकी फेक आईडी बना दी थी, कैसे, क्या हुआ? डीजीपी रहते हुए आप सोचिए, अभी भी बना ले रहे हैं वो हाँ, retired। हाँ। किंतु जब मैं डीजीपी पोस्ट पे था तब उन्होंने बना डाली। सबसे बड़े लेवल पे हनी ट्रैप का शुरू हुआ कि आप फेसबुक पे हो, आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट कोई आएगा, कोई मे बी सम ब्यूटीफुल लेडी और गर्ल, कोई फ्रंट फेस ऐसा रखेंगे वो। इस कहानी में जो हमारा विक्टिम है, ही इज अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड। जो स्कीम्स आती हैं क्या कहीं ना कहीं टेररिस्ट फंड से भी जुड़ी हैं, आप ऐसा मानते हैं? स्कीम्स नहीं जुड़ी है, हाँ इन्होंने साइबर क्रिमिनल्स लगा दिए जी। कि इंडिया के लोगों से पैसा वसूलो, लूटो और उस पैसे से कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग करो। मैं सोच रहा था कि 66 लाख का पप्पी, इतने में तो लग्जरी कार्स आ जाती हैं, ये कैसे हुआ? आजकल सब कुछ आदमी सोचता है ऑनलाइन खरीद लेंगे, तो उसने खूब सारा सर्फिंग किया, नेट किया, ये किया, बच्ची को दिखाया, जो बेस्ट उनको डॉगी लगा नेट पे, वो उन्होंने सिलेक्ट कर लिया और वो 15,000 का। सेक्सटॉर्शन के बहुत सारे केसेस आते हैं। किसी भी फॉर्मेट में आप ऑनलाइन हो गए और ऑनलाइन में आपका जो है फोटो जो है क्लिक हो गया दोनों एक साथ, जी ठीक है ना, स्क्रीनशॉट बन गया, तो वो सेक्सटॉर्शन वहाँ से शुरू। पुलिस एनकाउंटर की खबरें अक्सर अखबारों की सुर्खियां बनती हैं, लेकिन क्या आपने कभी साइबर एनकाउंटर के बारे में सुना है? नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव मिश्रा और आज हम आपको अपनी नई सीरीज जिसका नाम है गैंग्स ऑफ डिजिटल पुर में आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने साइबर क्राइम करने वालों के दिल में ऐसा खौफ भर दिया था कि वो उनका नाम सुनकर ही भागने लगते। जी हाँ, आज हमारी खास मेहमान हैं उत्तराखंड के एक्स डीजीपी अशोक कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद सर, पुलिस एनकाउंटर के बारे में तो बहुत सुना है, पर ये साइबर एनकाउंटर क्या है? देखिए, साइबर एनकाउंटर भी जैसे एक नॉर्मल एनकाउंटर होता है, जो नॉर्मल अपराधी होते हैं उनके साथ पुलिस का एनकाउंटर है, मुठभेड़ है। एनकाउंटर को हम आजकल थोड़े दूसरी टर्म में देखने लग गए हैं, अदरवाइज एनकाउंटर मीन्स आमना सामना, इजंट इट? तो वही है जो साइबर अपराधियों से जब पुलिस का एनकाउंटर होता है, उनका आमना सामना होता है, उसको हम साइबर एनकाउंटर्स बोलते हैं। अच्छा सर, इस साइबर एनकाउंटर के दौरान ऐसा कौन सा केस था जो आपको बहुत मुश्किल सा लगा हो कि यार ये तो पुलिस से भी दो हाथ तेज चल रहे हैं? नहीं, केसेस तो कोई भी केस हम क्रैक करते हैं ना, वो मुश्किल ही होता है। साइबर को क्रैक करना आसान काम नहीं है। इवन मेरी अपनी फेक आईडी बना दी थी। अच्छा जी सर, आपकी फेक आईडी बना दी थी, कैसे, क्या हुआ? डीजीपी रहते हुए आप सोचिए, अभी भी बना ले रहे हैं वो। हाँ। किंतु जब मैं डीजीपी पोस्ट पे था तब उन्होंने बना डाली। अच्छा, तो फेक आईडी में होता क्या है, लोग उसको आईडी हैक भी बोलने लगते हैं। वो आईडी हैक्ड नहीं है, वो बस आपकी इंटरनेट से फोटो उठाते हैं और एक नई आईडी बनाती है अशोक कुमार आईपीएस नाम से, ठीक है। तो फेक आईडी बना के उन्होंने आगे क्या, मतलब कोई क्राइम कर लिया था या कुछ? आगे वो क्या करते हैं ना, फिर हमारी प्रोफाइल से फ्रेंड्स को ढूंढ के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं उन लोगों को। फ्रेंड रिक्वेस्ट कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर उनसे वो मांग करने लगते हैं। कभी बोलेंगे कि भाई मेरा एक जानकार है सीआरपीएफ वाला, वो अपना सामान बेच के जा रहा है, वो सब खरीद लो तुम मुझसे, ठीक है। कभी बोलेंगे मेरे को अभी अर्जेंटली कुछ पैसे का ज़रूरत है, आप डाल दो। वो आदमी समझ आया डीजीपी को क्या ज़रूरत होगा, तो इसलिए उन्होंने मुझे रिपोर्ट किया कि साहब ऐसी रिक्वेस्ट आ रही है जी, ठीक है। तो उस केस को हमने रजिस्टर किया, तो पता चल गया ट्रैक करके कि क्रिमिनल मेवात के हैं। अब मेवात एरिया आप समझ सकते हैं, राजस्थान और थोड़ा सा यूपी और हरियाणा का, तीनों का बॉर्डर लगता है ना, भरतपुर, नू और मथुरा साइड का ये पूरा बॉर्डर एरिया है। तो वहाँ पे जैसे कि जामताड़ा एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर हो गया है, आजकल मेवात भी उतना ही बड़ा हेडक्वार्टर हो गया है साइबर क्रिमिनल्स का। तो हमने इतना तो ट्रैक कर लिया क्रिमिनल वहाँ के हैं। अब वहाँ जाकर के पुलिस भेजी हमने, वहाँ जाके पकड़ना आसान नहीं है। क्यों, क्या परेशानी आई पकड़ने में? पकड़ने में परेशानी ये आती है ना कि देखिए, जो भी ये क्रिमिनल है कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट से बैठा रहता है। अच्छा, हाँ, और उनका जाल फैला रहता है कि पुलिस आएगी तो उनको एडवांस इन्फॉर्मेशन हो जाती है। जब उनको एडवांस इन्फॉर्मेशन हो जाती है तो गायब हो जाते हैं, ठीक है। हमने लोकल पुलिस, डीजीपी राजस्थान के, उन सब से भी सपोर्ट लिया, तो वो भी आसानी से तैयार नहीं होते। कहीं ना कहीं आपने देखा पहले भी, जैसे अभी ये बहुत अच्छा केस अभी हरियाणा पुलिस ने किया, एक साथ 5-7 हज़ार पुलिस भेज के पूरे गाँव को घेर के उन्होंने छावनी बना के, हाँ छावनी बना के रखी। तो मैं तो दूसरे स्टेट से जा रहा हूँ, मतलब वहाँ से जा करके इतना आसान नहीं होता है, तो वो वहाँ से भागने में सफल हुए। बट वी मेड इट अ प्रेस्टीज केस कि इसको नहीं छोड़ना है। तो हम ट्रैक करते रहे, वो मोबाइल भी बदलते हैं,
मोबाइल पे नंबर भी दूसरे use ताकि पकड़े ना जाए। यस, ताकि पकड़े ना जाए। फाइनली वो विशाखापट्टनम तक गए क्रिमिनल्स, और हम मतलब मेवात से लेके विशाखापट्टनम, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया पहुंच पूरा, गए। और उसको हम लगातार ट्रैक करते रहे, और हमने उनको मेवात के बाद पता नहीं चलने दिया कि हम ट्रैक कर रहे हैं। ओके। दे थॉट कि पुलिस भाग गई होगी। 15 दिन, एक हफ्ता रुके मेवात में और नहीं सफल हुए। तो वो जो है विशाखापट्टनम जाके जब उनको हो गया कि अब तो पुलिस चली गई होगी, तब दे स्टार्टेड बैक देयर जर्नी। उसमें हम शुरू से साथ थे, तो दे वर ट्रैप्ड। तभी आपने धावा बोल के पकड़ लिया उनको। क्योंकि गांव में जब रहते हैं तो ज़्यादा सेफ जोन में रहते हैं। तो जब मूवमेंट में, मोबिलिटी में है, तब उतना सेफ जोन नहीं है, तब तो उनके साथ हजारों की भीड़ नहीं है। बिल्कुल। तो वी ट्रैक देम टू दिस लेवल कि फाइनली दे वर अरेस्टेड। वैसे तो हर केस मुश्किल है, साइबर का पकड़ना कोई केस आसान नहीं है। Yes. अच्छा सर, एक टाइटल लिखा आपने, विश कन्या, हनी ट्रैप। सर वैसे तो हनी ट्रैप किसी भी उम्र में आदमी हो सकता है, अच्छे अच्छे लोग हो जाते हैं, तो वो क्या मामला था? देखिए, हनी ट्रैप का जो कहानी मैंने बनाई है उसको फर्स्ट स्टोरी बनाया है, क्योंकि सबसे पहले जो साइबर फ्रॉड है ना, इस तरह से शुरू होता है। सबसे पहले होता है लॉटरी जी। उसकी भी मैंने एक कहानी अपनी किताब में लिखी है, आनंदा होटल के रिसेप्शनिस्ट के साथ किया बिल्कुल। था। जो उसके बाद सबसे बड़े लेवल पे हनी ट्रैप का शुरू हुआ कि आप फेसबुक पे हो, आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट कोई आएगा, कोई मे बी सम ब्यूटीफुल लेडी और गर्ल, कोई फ्रंट फेस ऐसा रखेंगे वो कि आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। आपको पहले वो पूरा प्रोफाइल पढ़ते हैं, देखते हैं कि इस बंदे को कैसी चीज़ें पसंद है, उस तरह का आपको ट्रैप करेंगे। तो आप सोचते हैं चलो एक आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अब क्वेश्चन तो ये है ना कि आदमी को थोड़ा सा सोचना चाहिए। इस कहानी में जो हमारा विक्टिम है, ही इज अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, 70 साल का आदमी हनी ट्रैप के उसमें फंस गया था। और वो अकेला है, लाइफ में बोरियत हो रही है, उसके बेटे ने उसको कनेक्शन दे दिया, कंप्यूटर दे दिया, फेसबुक सिखा दिया थोड़ा सा। अच्छा। तो उसके लिए नई दुनिया आ गई, अचानक से दुनिया में काम करने को मिल गया, बोरियत भी दूर होने लग गई। बट कोई लंदन में, पोजिंग टू बी इन लंदन, सम लेडी, एंड वो उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है, तो ऐसे में थोड़ा सोचना बनता है। भारत में रह के लंदन में नहीं भाई, कोई क्यों एक एजेड आदमी को, एक यंग लेडी क्यों फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी? क्या पता इसके पीछे कोई मोटिव हो। बिल्कुल। अगर हम ये सोच लेंगे तो अलर्ट रहेंगे, बट हम ये नहीं सोचते। तो उसने वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। धीरे धीरे वो उसको इमोशनली उससे बात करने लग गई, ठीक है। तो उसको लगा तो बड़ा कंफर्ट जोन है, मैं तो अकेला था, मैं इससे कोई बात ही नहीं करता था, यहाँ तो बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। तो स्लोली गॉट अटैच इमोशनली। फिर उसने अचानक एक दिन कहा कि मुझे जो है इंडिया में आना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे कोई अंकल जो है लंदन की अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे पेपर वेपर लेने आना है। तो ही थॉट कि चलो ये भी अच्छी बात है। तो वो इंडिया में आने का उसने दिल्ली का प्लान बना लिया। विक्टिम इज़ फ्रॉम देहरादून। अच्छा। हाँ, विक्टिम इज़ फ्रॉम देहरादून, इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी। तो जब वो आकर के उसने अपना कोई जो टेम्परेरी अकोमोडेशन होटल टाइप का एक लिया, और ही वॉज वेटिंग कि वो आएगी, तो फ़ोन आता है, लेडी नहीं आते, फ़ोन आता है कि मैं तो ट्रैप हो गई, मुझे तो कस्टम वालों ने पकड़ लिया, और ये नहीं है, वो नहीं है। तो उसी में 4-5 लाख रुपया उससे डलवा लिया। और टोटल डलवाते डलवाते 97 लाख रुपए तक 97 लाख रुपया इस आदमी ने खो दिया। तब तक भी, लास्ट तक भी, जब पुलिस ने केस को क्रैक किया, तब तक भी उसको कहीं ना कहीं लगता था कि लेडी रियल है। उसे नहीं पता, लेडी विश्वास नहीं हो रहा था, उसको विश्वास नहीं हो रहा था। लेडी की जगह कोई नॉर्थ ईस्ट से निकला क्रिमिनल जो आदमी है, लेडी की वॉइस में से बात कर रहा है, या लेडी से बात करवा रहा है, तो उसको बेचारे को पता ही नहीं है कि ये जो है इतना बड़ा मेरे साथ गेम हो गया। लास्ट तक वो यही सोचता रहा कि रियल लेडी आएगी कोई ना कोई। बिल्कुल। अच्छा, कहते हैं लालच बुरी बला है, पर थोड़ा बहुत लालची तो हर आदमी होता है। हर आदमी चाहता है कि मेरे पैसे डबल हो जाएं। ये डबल पैसे करने के चक्कर में 400 करोड़ का फर्जी घोटाला आपने कैसे पकड़ा? ये 400 नहीं, ये 1500 तक गया। अच्छा, 1500 करोड़ का था? जब किताब लिखी थी तब 400 था। अच्छा। हाँ, आज ये 1500 का फाइनली निकला। ओवरऑल घोटाला पूरे देश में हुआ है, और इसके पीछे क्रिमिनल कहीं ना कहीं चाइनीज बैकग्राउंड के हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम है, और उन्होंने ये एक ही नहीं, वो रोज नए नए मेथड से आ रहे हैं। इसके बाद फर्जी लोन स्कीम्स निकाले इन्होंने आफ्टर दिस। ये तो टिपिकल पोंजी स्कीम टाइप था। ओके। ये मार्च 21 में जो है गूगल ऐप पे इन्होंने अपना जी ऐप बनाया, पावर बैंक ऐप।
पावर बैंक, अच्छा, ठीक है, और स्कीम निकाली कि 15 दिन में आपका पैसा डबल। क्या डबल करके देते थे? हाँ देते थे। अच्छा, हाँ, आपका भी सवाल है, देखिए आपको लगे देते थे तो क्यों न ले ले। हाँ, हर मतलब आदमी लालच में तो आएगा। होती है। हाँ, बिल्कुल देते थे, पर वो 15 दिन में डबल करेंगे, उसको कन्विंस करने के लिए 15 दिन में पैसे डबल कैसे होता है, तो दे ट्राई टू से कि भाई हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं IITians के साथ, IIM वालों के साथ, अच्छा। जो स्टार्टअप करते हैं ना। लोगों को पता है आजकल की स्टार्टअप में बहुत पैसा बन रहा है। जी। अचानक से आपकी 5 करोड़ की कंपनी की इवेल्युएशन 500 भी हो जा रही है। लोग तो सक्सेस स्टोरीज देखते हैं ना, ये नहीं देखते कि 99 फेल भी हैं इसके पीछे, बिल्कुल, है ना। 100 स्टार्टअप शुरू होते हैं तो सफल एक ही या दो ही होता है, बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए लोग कन्विंस हो गए। तो जो हमारा विक्टिम है जहाँ से हमारी FIR हुई, उसने शुरू में 10,000 रुपये लगाया, जी, 15 दिन में 20 आ गया। अच्छा, अगली बार उसने 50 लगा दिया, बिल्कुल, तो फिर 15 दिन में 1 लाख आ गया। इस बार उसने अपने 10 दोस्तों का भी लगवा दिया, मतलब खुद तो गए दूसरों को भी लगवाया। दूसरों को भी लपेट लिया। 10 दोस्त रिश्तेदार भी, बहुत बढ़िया है पाई, सारा स्टार्टअप्स का पैसा आ रहा है अपने खातों में। सो मार्च से मई तक, मार्च अप्रैल मई, उन्होंने सबका पे किया, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई, और नंबर ऑफ विक्टिम्स बढ़ते गए पूरे देश में। मैं बता रहा हूँ, जून 21 में ये पावर बैंक एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से गायब हुई, तब तक 10 लाख लोग इसे डाउनलोड कर चुके थे। 10 लाख लोग, यस। और इसमें 1500 करोड़ का ओवरऑल घोटाला पूरे देश में। सबसे पहले FIR उत्तराखंड पुलिस ने की, फिर बेंगलोर ने की, फिर दिल्ली पुलिस ने की। अरेस्ट सबसे पहले उत्तराखंड पुलिस ने किया, बेंगलोर ने भी किया, दिल्ली ने भी किया। तीनों जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। दिल्ली वाली थोड़ी ज़्यादा हाईलाइट हुई बिकॉज वो कैपिटल में बैठे हैं, और ये सारा गैंग हमने पकड़ा। मैं ये भी बता दूं आपको कि इसका पैसा, जो इसके गेन्स थे, वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू कहीं ना कहीं इंटरनेशनल टेररिज्म की फंडिंग से भी जुड़ा हुआ है। अच्छा, क्या ये मतलब जो स्कीम्स आती हैं, क्या कहीं ना कहीं टेररिस्ट फंड से भी जुड़ी हुई हैं? आप ऐसा मानते हैं? स्कीम्स नहीं जुड़ी है, हाँ, इन्होंने साइबर क्रिमिनल्स लगा दिए कि इंडिया के लोगों से पैसा वसूलो, लूटो, और उस पैसे से कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग करो। जी। अच्छा, ऐसे में जिनका पैसा लुट गया है, जो पीड़ित हैं, तो उनका पैसा कभी वापस भी मिला है? मिलता है, हाँ, कभी कभी मिलता है, हमेशा सफलता नहीं होती, किंतु बहुत बार मिल जाता है। जब हम टाइमली ब्लॉक हो जाता है पैसा, टाइमली अकाउंट होल्ड हो जाता है। तो टाइमली ब्लॉक होने के लिए कितनी समय के अंदर पुलिस पे रिपोर्ट करनी चाहिए, या फिर आपको ऑनलाइन रिपोर्ट करनी चाहिए? देखिए, हम तो कहते 24 घंटे के अंदर हो जाए तो मिलेगा, पर जरूरी नहीं है ना। अगर विदिन एन आवर हो गया। अच्छा, ये कोई गारंटी नहीं, अगर आप 24 घंटे में रिपोर्ट कर दें तो गारंटी वो नहीं है। देखो, गारंटी ये है कि आपका पैसा आपने डाला, फिर वो पैसा जो है खाते से दूसरे खाते में निकालेगा अपराधी, ठीक है ना, जो बैंक के थ्रू निकालेगा। अगर कई बार वो एक दिन से ज़्यादा समय लग जाता है, कई बार उसका इमीडिएटली 1-2 घंटे में साफ हो जाता है। तो बेस्ट वे इज उसी टाइम अपने बैंक को बताओ, पुलिस कंप्लेंट से ही पहले, साइबर पोर्टल पे कंप्लेंट से पहले, 1930 से पहले, अगर आपका बैंक से डायरेक्ट कनेक्ट है तो वहीं पर ब्लॉक करा दो कि भैया मेरा पैसा कहीं से होल्ड कराओ, मैं पुलिस रिपोर्ट करवा रहा हूँ। दैट इज़ द फास्टेस्ट वे ना। पुलिस पे हज़ारों केस आते हैं, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो NCRP बनाए इसी पर्पज़ से बनाए। तो आप जितना विदिन 24 आवर्स आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी, तो चांस रहेगा कि पैसा आपका ब्लॉक हो जाए और अगले अकाउंट में ट्रांसफ़र ना होने पाए। अच्छा, एक घटना आपने बयान करी है कि मैं सोच रहा था कि 66 लाख का पप्पी, बस सर इतने में तो लग्जरी कार्स आ जाती हैं, ये कैसे हुआ? बस ये भी ना, जिसे बोलते हैं इमोशंस, और ये लोग आपका सब कुछ स्टडी करते हैं, पूरी सोशल इंजीनियरिंग करता है साइबर अपराधी जब नेट पे आता है। तो ये एक लेडी की कहानी है, उत्तराखंड की लेडी है, और वो अकेली है, और उसको अपने बेटी से इमोशनल कनेक्ट इस एज में है कि अच्छा सा मेरा उससे बेटी मेरे साथ रहे। तो उसका बर्थडे आने वाला है, और उसका सबसे फेवरेट चीज़ है पपी। वो उससे बार बार जो है डिमांड करती थी कि मुझे एक पपी चाहिए। तो इसने इस बार सोचा कि मैं फाइनली तुम्हें खरीद के दूंगी। तो आजकल सब कुछ आदमी सोचता है ऑनलाइन खरीद लेंगे, तो उसने खूब सारा सर्फिंग किया, नेट किया, ये किया, बच्ची को दिखाया, जो बेस्ट उनको डॉगी लगा है नेट पे, वो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, और वो 15,000 का। 15,000 के बजाय 66 लाख रुपए बस वो साइबर क्रिमिनल्स धीरे 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 धीरे
पहले बोला तो ये कि साइबर क्रिमिनल्स क्या एक आदमी की साइकोलॉजी स्टडी करते हैं? उसका पूरा प्रोफाइल पढ़ते हैं जी। पूरा सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, वो उसके ग्रुप में कौन कौन है, वो कैसी पोस्टें डालती है या डालता है, कहाँ उसका मतलब इंटरेस्ट किधर को है, आप समझ गए ना। जी। जैसे आजकल आप एक चीज़ सर्व करते हो कि मेरे शोल्डर प्रॉब्लम है, तो आपको सारे शोल्डर के वीडियो आने लगेंगे अचानक, ये सब एआई से हो रहा है। ऐसे ही उसको जो अपराध जो आदमी है, अगर पपीज को वो कर रही होगी सर्च, तो उसे पता है कि इसका इंटरेस्ट इधर है, ठीक है ना। फिर अपना टॉप सर्च में वो डलवा लेंगे थ्रू एसईओ, सर्च इंजन ऑपरेशन जो आते हैं, ऑप्टिमाइजेशन, तो उसके थ्रू वो टॉप में आ जाएंगे। जो क्रिमिनल हैं, जो जेन्युइन सेलर हैं, वो पीछे हो जाएंगे, ये लोग अपने को टॉप में कर लेते हैं। तो उस साइकोलॉजी के थ्रू ये लोग आपको फंसाते हैं, आपकी पूरी सोशियोलॉजी साइकोलॉजी सब पढ़ लेते हैं, आपके सारे इंटरेस्ट, कहाँ आप जाते हैं, कहाँ किसको विजिट करते हैं, क्या क्या सर्व करते हैं, कहाँ कहाँ आपको देखना है, वो सारी पहले से स्टडी की होती है। तो वो 15,000 के डॉगी से शुरू होता है, और फिर धीरे धीरे कि मेरा तो इसमें पैकिंग का इतना पैसा लगेगा, फिर इंश्योरेंस का इतना पैसा लगेगा, हैं। और साइकोलॉजिकली ब्लैकमेल कर करके आपसे। अफ्रीका से दिखाया, क्रिमिनल अफ्रीका का है इसमें। अच्छा, अफ्रीकन नेशनल अफ्रीकन क्रिमिनल हमने इंडिया से पकड़ा है। तो कि वहाँ से आ रहा है, फिर बोला ट्रांसपोर्ट होके, फिर बोला फ्लाइट में उसका प्रॉब्लम हो गया, उसमें एक्स्ट्रा इंश्योरेंस चाहिए, ऐसे ऐसे करके 1 लाख 2 लाख डलवाते रहे। फिर इंडिया में पहुँच गए, बोले इंडिया में कस्टम अथॉरिटीज़ ने पकड़ लिया, हाँ, तो अब इसको छुड़वाने के लिए 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, ऐसे ऐसे करके 66 लाख रुपीज़ तक पहुँच गई। तब उसकी आंखें कहीं अचानक उसने पुलिस में रिपोर्ट किया कि ये सब फेक हो रहा है। तब तक आदमी को समझ ही नहीं आता, सोचता रियल है सब। सेक्सटॉर्शन के बहुत सारे केसेस आते हैं, तो एक्चुअली में उसमें क्या होता है? देखिए, सेक्सटॉर्शन के बहुत सारे फॉर्म्स आ गए हैं, ठीक है। पहले सेक्सटॉर्शन क्या था पुराने उसमें, जो हनी ट्रैप की कहानी आई, हनी ट्रैप में क्या करेंगे, द गर्ल ऑन द अदर साइड, मोस्टली इट यूज्ड टू हैपन विद मेल्स, ठीक है, विल टेक ऑफ हर क्लोथ्स, आस्क यू टू टेक ऑफ योर क्लोथ्स, ठीक है, आप कर लिए, चैट थोड़ा और आगे बढ़ गए, ठीक है ना, चैटिंग में थोड़ा सा आप सेक्सुअल टॉक्स करने लग गए, टेक ऑफ क्लोथ होने के बाद पिक्चर क्लिक हो जाएगी, फिर वो ब्लैक। तो ये क्या वीडियो कॉल्स के थ्रू होता है या फिर आपके व्हाट्सएप या फेसबुक पे भी? फेसबुक के थ्रू भी पॉसिबल है, ये व्हाट्सएप के थ्रू भी पॉसिबल है, वीडियो कॉल के थ्रू भी पॉसिबल है। किसी भी फॉर्मेट में आप ऑनलाइन हो गए और ऑनलाइन में आपका जो है फोटो जो है क्लिक हो गया दोनों एक साथ, जी, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट बन गया, तो वो सेक्सटॉर्शन वहाँ से शुरू। ओके, ठीक है ना, कि एक्सटॉर्शन था ना, हाँ, ब्लैकमेलिंग, पैसा आप एक्सटोर्ट कर रहे हो किसी से, बिल्कुल, उसी के साथ सेक्स टर्म जुड़ गया तो सेक्सटॉर्शन हो गया। ओके, उससे भी पहली स्टेज में रियल में भी कभी कभी विमेन आ जाते थे। अच्छा, और फिर आपने रियल में मिले आप लोग और फिर उसका फोटो बना लिया, फोटो वीडियो बना लिया, आपका ब्लैकमेलिंग शुरू। यहाँ पे क्या है कि वुमेन इज ऑल्सो रियल, इस केस में जो ऑनलाइन है, हाँ, ऑनलाइन वाले में कुछ कुछ हो रहा है और उसके बाद आपने उसको वो कर लिया, क्लिक कर लिया। अब लेटेस्ट एक फॉर्म और आई, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, अच्छा, कोई इसमें तो मिस्टेक हो रही है ना, बिल्कुल, आपने कुछ एक्सेप्ट किया, मिलने का किया या ऐसी बातें शुरू की। बिल्कुल, लेटेस्ट ट्रेंड एक शुरू हुआ कि आपने कुछ नहीं किया, बस एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल उठा ली, अनजान वीडियो कॉल। हाँ, कई बार मेरे फ़ोन पे भी वीडियो कॉल्स आई हैं अनजान, बट मैंने अभी तक उठाया नहीं। बहुत डेंजरस है। अच्छा, कभी कभी अनजाने में मैं 20 काम में लगा हूं, मैंने उठा लिया, फिर क्या होगा, तो उधर से एकदम से न्यूड वुमेन होगी, ओके, हाँ, तो उसका स्क्रीनशॉट बन जाएगा, फिर आपका ब्लैकमेलिंग शुरू। अच्छा, गलती से उठा लिया हो किसी ने और फंस गया हो, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसे? कुछ नहीं, इग्नोर। जब आपको उसको पता है आपने कुछ ब्लैकमेलिंग गलती करना नहीं- शुरू कर दें तो फिर? करता रहे आप वो अपने सोशल मीडिया पे डालेगा ना, हाँ, आप भी डाल दो, ओके, आप उसे पहले डाल दो, मैंने तो गलती से कॉल उठाई थी, कुछ भी नहीं है, तो ये ये आपने तो कपड़े नहीं उतारे हैं, उस तरफ दूसरी साइड से कपड़े उतरे हुए हैं, ठीक है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, अब ये इसमें एक फॉर्म हो रहा है, यंग लड़कियों के साथ मैंने नोट किया, हल्द्वानी में एक केस आया मेरे सामने कि यंग गर्ल्स जो हैं, जो सर्फिंग करते हैं, उनको रिवर्स किया। कैसे? उनको भी इसी तरह वीडियो कॉल किया यंग मेल ने, और फिर उसके साथ कोई फोटो बना लिया, अच्छा, ठीक है, या स्क्रीनशॉट बना लिया, और उसके बाद उसको मतलब रिवर्स भी हो सकता है, ये वुमेन्स ही नहीं, मेल्स में भी? यस, ओके, सेक्सटॉर्शन शुरू किया कि यू सेंड मी योर न्यूड पिक्स
अदरवाइज हम तुम्हारे पेरेंट्स को भेज देंगे। ये ओह, बच्ची डर गई, नहीं समझे कि मेरी ऐसी फोटो चली जाएगी पेरेंट्स के पास। उसने अपनी न्यूड पिक्स भेज दी, न्यूड पिक्स भेज दी, तो अब तो रियल ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई, है ना जी। उसको उन्होंने और जोड़ दिया। तो भाई बच्चे से गलती हो भी जाए तो पेरेंट्स से क्या डरना, पेरेंट्स तो मेरे अपने हैं ना, बिल्कुल। हमेशा मुझे ही साथ देंगे। यू टेल देम कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बाद की स्टेज पे आए फिर वो पुलिस में है। तो ये और पुलिस ने केस सॉर्ट आउट किया। फाइनली पुलिस ने केस सॉर्ट आउट किया। बट मतलब ये भी एक फॉर्म से एक्सटॉर्शन का शुरू हुआ। सेक्स के नाम पे जो एक्सटॉर्शन है, इट इज कॉल्ड सेक्सटॉर्शन। एक रिटायर्ड आदमी था LIC से, पिथौरागढ़ के रहने वाला, उसने मुझे किसी रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी के थ्रू अप्रोच किया जस्ट बिफोर इन माई लास्ट टेन्योर ऑफ DGP। ओके। तो उन्होंने कहा अशोक एक बड़ा मेरा जानकार फंस गया है, तो उसका कुछ हेल्प करो। देन ही टोल्ड मी कि ऐसे ऐसे 45 लाख रुपया सारा रिटायरमेंट का A to Z बेनिफिट LIC का 45 लाख चला गया इसी तरह के उसमें, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने बस एक अनजान वीडियो कॉल उठाई थी। 45 लाख खोने के बाद वो पुलिस के पास आ रहा है। पहले ही आ जाते भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो क्रिमिनल मथुरा, यही मथुरा भरतपुर के निकले। ऐसे ही एक वाकया कुछ ऑनलाइन ट्रेडिंग का हुआ था और आपने मेंशन कर रखा है कि आपने कैसे उस स्कैम को खुलासा किया था, पर्दाफाश किया था। देखिए, मेरी जो किताब है साइबर एनकाउंटर, जिसकी 13 कहानियाँ हैं, 13 की 13 कहानियाँ एक अलग अलग तरह का साइबर क्राइम लेती हैं जो हो रहे हैं जी। ठीक है। और उसमें कैसे हम विक्टिम फंसता है, कभी अनजाने में, कभी लालच में, ठीक है, कभी, है ना, उस तरह से फंसता चला जाता है। और फिर इसी तरह से ये जो केस है ऑनलाइन ट्रेडिंग का, आदमी यहाँ भी इस लालच में आ जाता है कि स्टॉक्स की बजाय ऑनलाइन ट्रेडिंग में जाने कितना पैसा है, कि वो इंटरनेशनल मेटल्स में आपको जो है ट्रेडिंग कराएंगे और आप 10 गुना पैसा बनेगा, ठीक है। और उस जाल में फंस गया विक्टिम। उस जाल में फंसने के बाद उसने देखा उसका पैसा तो बड़ा तेजी से डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, उसका बैंक अकाउंट में भी दिखा रहा है, ठीक है, अपडेट कर रहा है। तो उसको लगा मेरा पैसा तो बढ़ता जा रहा है, 3 लाख हो गया, 4 लाख हो गया। तो तब उसने तो मामला कहाँ फंसा तब जब उसने पैसे को निकालने की कोशिश की। अच्छा। निकाले तो निकला ही नहीं, क्योंकि वो रियल नहीं मतलब था। पैसा दिखा रहा है आपके अकाउंट में, मतलब उस वेबसाइट के अकाउंट पे अपडेट हो रहा है, पर आप पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं, बिकॉज वो पूरी वेबसाइट ही फर्जी है। अच्छा, तो पुलिस ने इसका पर्दाफाश कैसे किया, क्या कैसे ट्रैप किया, क्या फॉलो किया? देखिए, पुलिस फाइनली ओवरऑल जो पर्दाफाश करती है डिजिटल फुटप्रिंट्स पे जाती है, ठीक है ना। और अपराधी कितना भी शातिर हो, कितना भी बदमाश हो, फुटप्रिंट्स तो छोड़ता ही है, ठीक है। तो जो फिजिकल क्राइम्स होते हैं उसका एडवांटेज है कि उसमें फुटप्रिंट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप आएंगे, आप जाएंगे, आप रुकेंगे, इतनी देर के ही बहुत सारे फुटप्रिंट हो गए। बिल्कुल। आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड है, CCTV में कहीं ना कहीं आपका आना रिकॉर्ड हो जाएगा, आपका जाना रिकॉर्ड हो जाएगा, मौके पे भी कुछ ना कुछ छूट जाएगा जब आप क्राइम करते हो। तो ये डिजिटल वर्ल्ड में भी जो भी आप कर रहे हो, जिस भी आप IP एड्रेस से बातें हो रही हैं, वो सब कहीं ना कहीं हम सब ट्रैक करते हैं, बिल्कुल, A to Z। और फाइनली A to Z किस डिवाइस से ऑपरेशन हुआ है, कहाँ से हुआ, किस लोकेशन से हुआ है, ऐसे काम करके ट्रैक करते हैं। अच्छा, जब आप ऐसे अपराधियों को पकड़ते हैं तो उनकी मानसिकता क्या होती है, मतलब जब आप स्टडीज करते हैं उनके बारे में? उनको कोई गिल्ट होता ही नहीं, दे थिंक दे आर टू स्मार्ट, दे आर ओवर स्मार्ट, जनता बेवकूफ़ है, उनको कोई गिल्ट नहीं होता। देखिए, चोर और डकैत को बड़ा गिल्ट भी होता है ना, बिल्कुल, कि मैं कुछ अपराध कर रहा हूँ। इनको तो लगता है मैं ओवर स्मार्ट हूँ, इसलिए दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। अच्छा, नए तरीके के अपराध हो रहे हैं, साइबर अपराध में हर दिन प्रगति हो रही है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कैसे डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है, और मैं पिछले कुछ दिनों में ऐसी खबरें पढ़ रहा था कि नोएडा में भी काफ़ी ऐसी खबरें हुई हैं। तो डिजिटल अरेस्ट बेसिकली क्या है? देखिए, ये 2 लेटेस्ट जो अपराध मैंने नोट किए हैं, ऐसे तो ये हर 15वें दिन एक नया अपराध निकालते हैं। इनका मेथड मैं बता दूं, ये पूरे साइबर क्राइम के कोर्सेज कराते हैं। अच्छा, इनका मतलब प्रॉपर क्या ट्रेनिंग चलती है? यस। ओह। IIT की ट्रेनिंग में आप 1 साल में 2 लाख रुपए देते हो। हाँ। 6 महीने का, एक सेमेस्टर का 1 लाख, ये 15 दिन के कोर्स का 1 लाख ले लेते हैं। इतना उसकी वो है। तो बड़े वो जो कराने वाले, कोर्स कराने वाले बहुत स्मार्ट हैं, वेल ट्रेंड है, सब कुछ है। और बाकी फिर ये जामताड़ा वगैरह के 10वीं पास या 10वीं फेल भी आकर के इसमें
साइबर क्रिमिनल बन जाते हैं। 15 दिन में उनको एक टेक्निक सिखा देंगे, ये ऐसे मैसेज भेजना है, ऐसे करना है, ऐसे पैसा डलवाना है, तो वो कोर्स कराते हैं। तो ये हर बार एक नई टेक्निक निकाल लेते हैं जी। कभी केबीसी फ्रॉड है ना, कभी वो जो OLX फ्रॉड कि भी OLX में मैं सामान बेच रहा हूँ, मैं आर्मी का बंदा हूँ, मेरी रुड़की से ट्रांसफर नागालैंड हो गया, मैं इतना सामान कहाँ लेके जाऊँगा, 5 लाख का सामान 50,000 में बेच रहा हूँ, ले लो भाई। केबीसी में आपकी लॉटरी निकली है, तो भाई आपने केबीसी में लगाया नहीं था तो कैसे निकलेगी। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे करके ये नए नए मेथड्स निकालते रहते हैं। तो हर 15वें दिन एक नया क्राइम, कोई ना कोई मेथडोलॉजी आ जाती है। बट जो बड़े लेवल पे जो 2 नए क्राइम नोट हुए हैं पिछले 5-6 महीने में हैं, बल्कि तो कहूँगा सबसे पहला है उसमें वॉइस क्लोनिंग। वॉइस क्लोनिंग, यस। उसमें क्या करते हैं? वॉइस क्लोनिंग में बेसिकली आपकी या आपके रिलेटिव की वॉइस को क्लोन कर लेंगे, ओके। AI के थ्रू, जो डीप फेक बोलते हैं ना आजकल। ऑडियो वीडियो इतने डीप फेक होंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि असली नहीं है। ठीक है, ये मान लिया आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपके बेटे की वॉइस आप दोनों जानते हैं जी। ठीक है, आपको बेटे की वॉइस क्लोन कर ली उन्होंने, फिर आपको बोलेंगे आपका बेटा किडनैप हो गया। अच्छा। फिर बोलेंगे इसको छुड़वाना है तो 5 लाख रुपए डालो। ठीक है, तो वो बोलेगा क्या बेकार की बातें करो, आदमी शॉक भी हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद उसके गले बेटे की आवाज़ आएगी, पापा डाल दो, ये मेरा चाकू मेरे गले पे लगाओ, मार देंगे मुझे। तो बच्चा आदमी शॉक हो जाता है कि सोचता है तो रियल में मेरे बेटे की आवाज़ आ रही है। तो फाइनली तैयार हो जाता है, पैसे डाल देता है। कभी बोलेंगे एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल जा रहे हैं और डॉक्टर कह रहा है 2 लाख रुपये अभी डालो नहीं तो ऑपरेशन करना है। तो ये आपका फियर भी है जिसमें आप ट्रैप में आ जाता है। अदरवाइज थोड़ा तो वेरीफाई करोगे, थोड़ा तो सोचोगे बेटे को वहाँ जाने नहीं था तो एक्सीडेंट कैसे हो गया, या कहीं ना कहीं से क्रॉस नंबर चेक करेंगे। बट ये लोग इतने बदमाश हैं, जब आपका नंबर स्विच ऑफ हो रहा होता है उस टाइम पे कॉल करेंगे। अच्छा। पहले चेक कर लेते हैं। तो भी हमारे पास और मेथडोलॉजी होती है जो हम कंफर्म कर सकें कि ये मेरा बेटा रियल में है या नहीं है, मेरी वाइफ रियल में है कि नहीं। सिंपल सी बात है, आप उससे एक बड़ा सवाल पूछ लो कुछ घर का, दादा का क्या नाम है, वेरीफाई कर लीजिए। हाँ एक सिंपल, अच्छा बेटा ये तो बता तेरी दादी का नाम क्या है, दादी कहाँ है अभी आजकल, जिंदा भी है कि नहीं। उन क्रिमिनल जो इंटरनेट पे नहीं वो क्रिमिनल हो नहीं रिसर्च करे होंगे, तो ऐसे पूरी सोशल इंजीनियरिंग करके रखते हैं आपके बारे में। हो सकता है उसका आंसर भी उनके पास हो। तो आपको ऐसा एक क्वेश्चन पूछना चाहिए जो आपके सोशल मीडिया पे नहीं है कहीं भी। बिल्कुल। अच्छा सर, फिर इनसे बचाव का तरीका क्या है? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि पैनिक में नहीं आना, नंबर 1। नंबर 2 पॉसिबिलिटीज पे सोचना है कि ये पॉसिबिलिटी के रेल में है भी कि नहीं है। ठीक है। नंबर 3 हमें वेरिफिकेशन जरूर करना है। ये मान के चलें कि पॉसिबल है कि फेक कॉल हो, तो हमें वेरिफिकेशन जरूर करना है कि हम ऐसा एक सवाल डाल दें जो भी मेरा रिलेटिव, बेटी, वाइफ, बच्चा जिसको क्लेम कर रहा है होने का, जो उसे आपके सोशल मीडिया पर ना हो। जो सवाल कि मेरे घर में मान लिया कोई सामान है, आपका कंप्यूटर कौन से कोने में रखा है, या आपके ग्रैंडफादर का नाम क्या था, इस तरह का कोई ना कोई एक सवाल डाल देंगे तो मेरे हिसाब से वो नहीं आंसर कर पाएंगे, उसी में आप समझ जाओगे। आप फ़ोन को वेरीफाई करें, जहाँ वो ऑफिस गए हैं, कहीं और गए हैं, उसका फ़ोन नहीं लग रहा तो उसके दोस्त के थ्रू पूछ सकते हैं कि भाई आज स्कूल आया था, बच्चा कहाँ है। बच्चा वो खुद ही बोलेंगे बच्चा तो स्कूल में ही है, या कि वो तो ऑफिस में ही है, कोई बड़ा बच्चा तो ऑफिस में बैठा हुआ, मेरे सामने बैठा हुआ है। तो ये वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, मैं समझ रहा हूँ साइबर क्रिमिनल से निपटने के लिए पुलिस को मतलब किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? चुनौतियाँ तो देखिए बहुत हैं। अभी आपका वो एक सवाल रह गया था, उसका मैं बीच में बात करूँगा। बट चुनौतियाँ हमारे पास बहुत हैं कि एक तो ये जो साइबर क्राइम की जो दुनिया है, इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है जी। पूरे उत्तराखंड की बात करूं तो टोटल साल में 15,000 प्लस कंप्लेंट्स है। इतना टोटल दूसरा क्राइम नहीं है। सोचिए आप, सारे 15,000 सिर्फ साइबर क्रिमिनल्स सिर्फ उत्तराखंड की। अच्छा। पूरे देश में तो 22 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है एक साल में। तो इसकी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा है कि मेरी कैपेबिलिटी नहीं है उसको हैंडल करने की। मैं सारे केसेस ले ही नहीं पाता, इतनी मैन पावर ही नहीं है। तो हम प्रायोरिटी के केसेस लेते हैं जहाँ पे बड़ा फ्रॉड हुआ हो, या जहाँ पे किसी महिला के साथ, लड़की के साथ किसी बहुत ज़्यादा कुछ इमोशनली बहुत बड़ी चीज़ हो रखी हो, साइकोलॉजिकली बहुत बड़ी चीज़ हो रखी हो, या किसी के साथ सेक्स बुलिंग हो रही हो, तो वो सबको प्रायोरिटी पे लेते हैं। तो प्रायोरिटी केस कर पाते हैं। एक तो ये बड़ा चैलेंज है वॉल्यूम।
20-22 लाख केसेस में से फिल्टर करना पड़ता है पुलिस फिल्टर करती है पुलिस और प्रायोरिटी केस करती है, सारे नहीं कर पाती है। दूसरा चैलेंज है साइबर क्रिमिनल दुनिया में किसी भी कोने में होता है। जी। मेरी अपनी जो किताब अभी साइबर एनकाउंटर जिसकी हम चर्चा की है, उसके क्रिमिनल अफ्रीका के हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट का है, कोई महाराष्ट्र साइड से पकड़ के ला रहे हैं, कोई जामताड़ा से ला रहे हैं, कोई मेवात से ला रहे हैं। तो सोचिए आप, हजारों मील दूर बैठा है क्रिमिनल। फिजिकल क्रिमिनल कहाँ जाएगा? मैक्सिमम उत्तराखंड से वेस्टर्न यूपी आता है वो, मैक्सिमम। बिल्कुल 95%, 99% ऑफ आवर केसेज ऑफ क्रिमिनल्स एक स्टेट से दूसरे भाग जाएगा। दूसरा भी मैक्सिमम 200-300 किलोमीटर का रेडियस। बिल्कुल, उसके बियॉन्ड वो ऑपरेट नहीं करता। उसके लिए भी तो ऑपरेशन मुश्किल है ना, उसे फिजिकली आना है, फिजिकली जाना है, रास्ते में कहाँ पकड़ा जाए, है ना। तो ये सोचो, हजारों मील कहाँ, अफ्रीका तो कई हजार मील। तो इसलिए इनको पकड़ना हमारे लिए मुश्किल है। तीसरा, फिर दूसरी जगह जाके पुलिस काम करेगी तो ऑपरेशन आसान तो नहीं है। वो तो अपने घर में बैठा हुआ है जामताड़ा वाला, पूरे गांव को इकट्ठा कर लेता है, 5-5 हज़ार लोग। आप 5-10 लोग जाएंगे, क्या करेंगे? तो वो इंटरस्टेट जो है ना ऑपरेशन प्लस इंटरस्टेट पुलिस का ऑपरेशन, वो सब आसान नहीं है। और चौथा जो इंटरनेशनल क्रिमिनल है, उसके लिए जो ये एमलेट वगैरह जो ट्रीटीज हैं, ये सब ये भी आसान नहीं है। मतलब तो लास्ट बता दूं, सज़ा बहुत कम है साइबर क्राइम के केसेस में। क्या सजा है? अभी तो 3 साल 5 साल ये सब वाले केसेज हैं। फिर हम 400 मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी भी केस में, मतलब फिर हम उसमें अभी आईपीसी की धाराएं लगाते थे, जिसमें भाई 420 लगा दिया। फोर्जरी लगाने पे बड़ी सजा होती है 10 साल। तो फोर्जरी में बेलेबल नहीं आसानी से। तो ये मेरा मतलब है कि इनको एक्ट्स को भी और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। जो आईटी एक्ट है वो वीक है, वो चेंज नहीं हुआ अभी। जी, आईटी एक्ट वो कमजोर है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। डिजिटल अरेस्ट कुल मिलाकर के उसका नाम है कि जब आप फिजिकली अरेस्ट नहीं होते हो, डिजिटली अरेस्ट हो जाते हो। तो आज की डेट में अपराधी बहुत सारे तरीकों में, जैसे सेक्सटोर्शन ही है, तो वो दूसरी जब आपको आसानी से नहीं पैसा देते हो, तो वो ये शुरू कर देते हैं कि पुलिस वाले के पास आपका वीडियो क्लिप चला गया है जी, या स्क्रीनशॉट चला गया, और पुलिस वाला कहता है कि मैं अब तुम्हें अरेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है, और आपको बैठा करके फिर वो कहेंगे कि पैसा मंगवाओ। और पुलिस वाला वो स्क्रीन पे आके व्हाट्सएप कॉल करके बोलेगा कि ये, बिल्कुल व्हाट्सएप कॉल भी करेगा, अपने बैकग्राउंड में भी थाना बना देगा, तो उसको विश्वास हो जाएगा कि पुलिस वाला है। एक केस ऐसा ही आया था कि बोलेंगे आपका पार्सल आया है, आपके नाम से आया है, और हमने खोला तो इसमें ड्रग्स निकली, तो अब आप पे तो एनडीपीएस लगेगा। क्या पुलिस वाले जनरली ऐसी कॉल करते हैं? मतलब ही नहीं उठता, वो क्यों ऐसा करे? अगर पुलिस वाले को बुलाना होगा तो आपको सीधे थाने बुलाएगा, यस, आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल वगैरह नहीं करेंगे। मतलब वो ऑब्वियसली आपको व्हाट्सएप से कह सकता है कि आप थाने आइए, पर इस टाइप से वीडियो कॉल करके कि आप सामने बैठे रहिए, सामने बैठे रहिए, इधर उधर नहीं हिलेंगे, हैं, ये जो डिजिटल अरेस्ट है वो रियल में नहीं करेगा। किंतु आपके ऊपर कि ड्रग्स का चार्ज हो गया, आप सीबीआई से बोल रहे हैं, एनसीबी से बोल रहे हैं, और आप यहाँ से हिलेंगे नहीं, और अब आप पैसा मंगाइए, नहीं तो आपका जो है इसको केस फाइनली केस लॉज होने वाला है। आप समझ गए कि अभी एफआईआर हो जाएगी, फिर तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा, या कि आपका कोई वो है ऐसा वीडियो है जिससे आप परेशानी में आ जाएंगे, वो यूट्यूब पे चला जाएगा, या हमने इसका एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो वो एफआईआर के डर से कहेंगे पहले पैसा मंगाओ, पहले पैसा ट्रांसफर करो, नहीं तो नहीं उठने देंगे, नहीं तो ये काम हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट। ये नए नए तरीके से, मतलब वो दसियों। और ये साइबर अपराधियों के पास हमारा डेटा कैसे पहुंच जाता है सर? देखिए, डेटा तो क्या डाटा बिकता भी है? डाटा, सारा डाटा बिकता है। अच्छा। जो डार्क वेब है, हाँ, उसकी दुनिया में सारा डाटा बिकता है, और इतने सस्ते में बिकता है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अच्छा, $1 में आपको पूरा डाटा बिक जाता है, किसी का भी एक्सेस कर सकते हैं? हजारों, क्योंकि वो हजारों में देते हैं डाटा, तो उनके तो $1000 हो गए। तो डाटा आपका बिकना बहुत आसान है, और बिक ही रहा है। अगर मैं, अब मेरे फ़ोन में जो भी है वो एक्सेस हो सकता है, हाँ? मेरे फ़ोन में जो भी डाटा है आपका फ़ोन नंबर जैसे है ना, अचानक कॉल आती है, क्यों आ रही है? क्योंकि आपका फ़ोन किसी के पास गया, नहीं तो नहीं जाना चाहिए ना जी। तो फिर आपका और डिटेल भी गया कि इस फ़ोन नंबर पे क्या क्या सर्फिंग हो रही है, क्या क्या किस चीज़ में इंटरेस्टेड है ये फ़ोन नंबर, वो डाटा भी चला गया आपके पास। तभी तो फ़ोन आएगा ना कि आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है वही वाले लोग आपको फ़ोन कर रहे होंगे। तो फिर आपके सोशल मीडिया से सोशल इंजीनियरिंग करेंगे,
आपका ट्रैवल हिस्ट्री, आपका सब कुछ हिस्ट्री निकाल लेते हैं। तो डार्क वेब की दुनिया में आपका सारा डाटा बिक रहा है, कहीं ना कोई लूप होल कहीं ना कहीं खोज लेते हैं ये लोग। और मैं तो ये भी साथ में लोगों को कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन वर्ल्ड में 100% सेफ कुछ नहीं है। अपने को आपको अलर्ट रख के चलना है, हर चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगा के चलना है। ऑनलाइन बैंकिंग हो या कुछ भी हो, कि हर जगह फ्रॉड पॉसिबल है, हर जगह फ्रॉड पॉसिबल है। हम लोग अपना कार्ड दे देते थे ना जी, ऐसे ही पैसे देने के लिए होटल में, तो अफ्रीका वालों ने स्टार्ट किया था शुरू में, उसी से क्लोनिंग हो जाएगी कार्ड की, फिर आपका। तो एनीवेयर फ्रॉड इज पॉसिबल। हमें इन हर कदम पे अलर्ट रहना है और एक नए नए तरीकों की जानकारी भी रखनी है, अपडेटेड भी रहना है कि अब अपराधी कौन सा नया तरीका अपना रहे हैं। क्योंकि जब तक आपको नहीं पता होता ना, जैसे ये वॉइस क्लोनिंग है, अब आप दुनिया सुन लेगी कि वॉइस क्लोनिंग है क्या, तो आप अलर्ट रहोगे, आप आसानी से जाल में नहीं आओगे। फेक आईडी है, लोग सोच रहे 10,000 भी मांग रहे हैं, दे दो, इसकी कोई प्रॉब्लम होगी। अब आपको पता है कि इस तरह के फेक शुरू हो गया, तो जितना आप अपडेटेड रहोगे उतना भी बचोगे। तो मात्र एक ही उपाय है साइबर क्राइम से बचने का, वो है जागरूकता। आप जागरूक रहें, सावधान रहें, तभी आप इससे बच सकते हैं और अपडेटेड रहें। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ऐसी ही साइबर एनकाउंटर्स की कहानियों को सुनने के लिए हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर, और लेटेस्ट खबरों के लिए पढ़िए hindi.cnbctv18.com।